द नेक्स्ट हेड इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखो, ये है तो वही डबल डिकम्पोजिशन का केस, लेकिन इसका एक फिक्स रूल है कि रिएक्शन जो होता है वो एसिड और बेस के बीच में होता है, ठीक है ना। और ये दोनों भाई रिएक्टेंट हैं आपके, मतलब एक एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा, ये आपने क्लास 8 में ही पढ़ा होगा, इट गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। ये फिक्स रूल है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्या बेस पहले लिखिए एसिड आप बाद में लिखिए, लेकिन रूल ये है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इसमें भी इंटरचेंजिंग की कंडीशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एसिड्स तो आपको पता है ना कि कौन कौन सी कैटेगरी एसिड में आएगी, HCl आ जाए, H2SO4 आ जाए, HNO3 आ जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपकी क्या है, एसिड की कैटेगरी। बेस में आपको पता है कि बेस में आप कौन कौन को रख सकते हैं, जैसे कि आपके पास NaOH आ जाए, ठीक है, KOH इज़ देयर। देन आप ना इसमें जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो भी रख सकते हैं, ठीक। ये ध्यान रखना है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप है ना लेड हाइड्रोक्साइड भी रख सकते हैं, आप कॉपर हाइड्रोक्साइड भी रख सकते हैं। मैंने तो कम ही बताए हैं, ETC, ठीक है, सब में ETC लगा लीजिएगा। तो ये सारे आपकी बेस की कैटेगरी है जो आप इस रिएक्शन में लिख सकते हैं। खाली इतना ही नहीं, यहाँ तक कि द पॉइंट इज़ दैट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज़ नॉट ओनली विद दिस हाइड्रो ऑक्साइड्स, बट ये बेसिकली ये आपकी जो बेस की कैटेगरी में आप दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। आप यहाँ पर कोई है ना ऑक्साइड भी रख सकते हैं और हाइड्रोक्साइड, यानी दोनों कैटेगरी में आप लगा सकते हैं। ऑक्साइड्स को भी रख सकते हैं और हाइड्रोक्साइड्स को भी रख सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्साइड हमने आपको ऊपर बता दिया, ऑक्साइड्स में हम आपको एक दो बता देते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को आप रख सकते हैं ऑक्साइड्स में। तो ये आपको ध्यान रखना कि इतनी पॉसिबिलिटी है इस रिएक्शन में, टीचर कोई भी उठा के रिएक्शन आपको दे सकता है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया एसिड कौन है, बेस में आप हाइड्रोक्साइड्स में किसे रख सकते हैं, ऑक्साइड्स में किसको रख सकते हैं। सो नाउ लेट्स पार्ट एंड विल सी हाउ दिस हैपन। तो हमने देखा कि हमने लिया है कि हमने एसिड लिया, ये बेस लिया, रिएक्ट करेगा, वाटर तो है ही। अब हमें मालूम है, हमने साइंस भी लगा लिए, अब इतने तो स्मार्ट हो ही गए हम, हमें पता है अब कैसे हमें पेयरिंग करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना, ये बन जाएगा, ये यहाँ पे आप उठा के रख दीजिएगा, बाद में बैलेंस आप करिएगा कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इतने दिनों में तो ये पता है कि कैसे बैलेंस है, Na1 है, Cl1 है। वाटर देखिए कैसे बना, यहाँ का OH और ये H, ये वाटर, ये एक्चुअली ऐसे दिखेगा, लेकिन आपको फॉर्मूला मालूम है तो आपने 2 बार H यूज़ करा है तो H2O, इस तरह से आपने लिखी, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी कैसी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। दूसरी आप कोई और रिएक्शन उठा के देख लीजिए। सपोज़ करिए हम लोग अब ना ये लेके चलें, जैसे KOH के साथ, और हमने एसिड थोड़ा सा चेंज कर लिया है, से नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब आपको फिर वही है प्लस माइनस लिखा, जोड़ा बना लीजिए। वाटर तो आपको मालूम ही है बनेगा आपका, ठीक है। और आप देखेंगे क्या बन सकता है, KNO3, दोनों की वैलेंसी 1-1 है, तो कुछ करने की प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप अपना ये फॉर्मूला जो है लिख सकते हैं। ये बैलेंस्ड है, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब जो हम अपने ऑक्साइड्स वाली बात कर रहे हैं या हाइड्रोक्साइड की, चलो हम इनमें से कोई और ये उठा के देखें। सपोज़ करो हमने कॉपर हाइड्रोक्साइड चूज़ करा और हमने कोई एसिड चूज़ करा, से सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। वही हमारी पुरानी ड्यूटी, +2 -1 +1 -2। अब हम ईज़िली अपने जोड़े बना सकते हैं। पहले आप सिर्फ सिंबल रखिए CuSO4, और यहाँ तो आपको पता ही है कि वाटर बनेगा, ठीक। अब आप बैलेंस करिए, जो कॉपर सल्फेट लिखा है सही लिखा है कि नहीं है। देखिए कॉपर सल्फेट वैलेंसी कितनी थी, 2-2 थी दोनों की, कैंसिल आपने करा, कॉपर से यानी सही है, वाटर है। लेकिन अभी वाटर जो है यहाँ बैलेंस नहीं है हमारा। कॉपर सल्फेट तो चलो बैलेंस है, लेकिन वाटर बैलेंस नहीं। कैसे नहीं है, देखो हाइड्रोजन में कितने, 2 इधर और 2 इधर, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो सिंपली यहाँ 2 लगा दो, तो ये आपका वाटर भी बैलेंस्ड हो जाएगा। आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर टू यू। नाउ लेट्स फोकस ऑन द ऑक्साइड। जो हमने ऑक्साइड लिए रखे हैं ये बेसिकली इनसॉल्युबल ऑक्साइड्स हैं हमारे, ठीक। तो ये इनसॉल्युबल ऑक्साइड्स हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड। आप किसी भी अब ये आता रहेगा तो बेस में ही ना, तो आप कोई भी एसिड लगा लीजिए, सपोज़ करिए सल्फ्यूरिक एसिड ही ले लीजिए। अब आप स्मार्ट हैं, इतना आपको मालूम है कि ये पॉजिटिव है, ये -2 है, ये +1 है, ये -2 है। अब आपको मालूम है वाटर तो आपको बनाना ही है, कोई इफ एंड बट है ही नहीं। आप अपनी पेयरिंग देख लीजिए कि आप जो बना रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो आपने यहाँ क्या करा, CuSO4, ये हमारा बैलेंस्ड है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स कम टू PbO, एक और ले लेते हैं। और हमने सपोज करो दूसरा एसिड चूज़ कर लिया, नाइट्रिक एसिड। पहली ड्यूटी है पुट द दिस थिंग वैलेंसी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट।
अब आप जोड़े बनाइए, Pb और NO3 पहले ऐसे ही लिखिए, वाटर मालूम है, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। इसको देखिए सही बनाया कि नहीं है। Pb NO3, Pb में कितना दिया रखा है आपको, +2, 2 यहाँ लिखिए, NO3 में 1। व्हेन यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट, व्हाट यू विल गेट द फॉर्मूला, PbNO3 होल ट्वाइस। तो आपको यहाँ होल ट्वाइस भी लगाना है। अब आपका बैलेंस नहीं है, यानी ये तो 1 ही है या 2 है, तो पुट 2 ओवर यहाँ, so you'll get the things balanced. So I think all these reactions are completed to you. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि पता है इसमें छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। जैसे आपने देखा है कि हमें कभी कभी जब पेट में हमें स्टमक में एसिडिटी होने लगती है तो हमेशा हमें एंटासिड्स दी जाती है। एंटासिड्स क्या है, सिर्फ ये है कि जो न्यूट्रलाइज करती हैं आपके स्टमक में एसिडिटी, मतलब जो एसिड की लेवल होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो एंटासिड्स जो दवाइयाँ जैसे जेंटेक वगैरह आप मार्केट में ख़रीदते हैं, तो ये जो होता है वो एल्कलाइन मीडियम की होती है, मतलब बेसिक होती हैं वो, ठीक है, बेस होता है। और जो पेट में हुआ वो एसिड पड़ा हुआ है जिसकी वजह से एसिडिटी हुई है। तो आप जब बेस खा लेंगे, अब ये मत करिए कि कोई भी बेस उठा के खा लें, मतलब एंटासिड्स मेडिसिन आती हैं, वो जब आप खा लेंगे तो जो आपके पेट में जो एसिडिटी होता है उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है। नॉर्मल आपने देखा ना, इनो खाते हैं आप, ये सब क्या है, ये सब एंटासिड्स में ही तो आते हैं कि आपके पेट में बहुत एसिडिटी होने लगती है तो आप इन्हें खा लेते हैं, आपके पेट में जो न्यूट्रलाइजेशन का यही रिएक्शन चलने लगता है और आपकी एसिडिटी दूर हो जाती है। सो आई थिंक दिस पोर्शन इज़ क्लियर टू यू एंड आई हैव गिवन यू अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑल्सो, राइट। नाउ द नेक्स्ट हेड इज़ एनर्जी चेंजेस। अब आप एनर्जी चेंजेस देखिए केमिकल रिएक्शंस में कैसे कैसे चलते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली केमिकल चेंजेस आपको मालूम है ना कि रिएक्शन में आपका यहाँ रिएक्टेंट होता है, और अब वो 1 हो या 10 हो ये मैटर नहीं करता, और वो आपको प्रोडक्ट देता है। तो ये जब रिएक्शन चल रहा होता है तो इसमें हमेशा एनर्जी चाहिए, केमिकल रिएक्शन ही तो चल रहा है, इसमें क्या होगा, क्या एनर्जी चेंजेस होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हर जो सब्सटेंस होता है, सपोज़ को रिएक्टेंट ही है, ठीक है, इसके पास अपनी एक स्टोर अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, और जो वो स्टोर अमाउंट ऑफ जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर अपनी स्टोर अमाउंट ऑफ एनर्जीज होती हैं, दैट वी कॉल्ड एज केमिकल एनर्जी। अब ये जो केमिकल एनर्जीज़ हैं बेसिकली ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि एक्चुअली हमारे यहाँ जो भी रिएक्शन होता है, जैसे केमिकल रिएक्शन चल रहा है ना ऊपर, इसमें कुछ भी हो सकता है। एनर्जी आपकी रिलीज़ भी हो सकती है और एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, दोनों कंडीशंस हैं। क्योंकि आप नहीं जानते होता क्या है ना, रिएक्शन चलता है तो इसमें बॉन्ड्स होते हैं, जो भी कंपाउंड होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं बॉन्ड्स के थ्रू, या आप आगे पढ़ेंगे, वो बॉन्ड्स टूटते हैं, और जब वो बॉन्ड्स टूटते हैं तो नए बॉन्ड्स बनते हैं, जब नए बॉन्ड्स बनते हैं तो नई चीज़ बनती है, यानी प्रोडक्ट बनता है, न्यू कंपाउंड्स बनते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। कोई भी कंपाउंड्स होगा, कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसके अंदर क्या होगा, बॉन्ड्स होते हैं, वो बॉन्ड्स की वजह से बंधे होते हैं, वो बॉन्ड्स टूटते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जब वो बॉन्ड्स टूटते हैं उसकी वजह से वी गेट द न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म, एंड दीज न्यू कंपाउंड्स कंटेन्स न्यू बॉन्ड्स, राइट। सो ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, दिस इज़ द पॉइंट। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए हो, किस फॉर्म में निकलती है या किस फॉर्म में, क्योंकि दोनों बातें, एनर्जी निकल भी सकती है और एनर्जी आपको चाहिए भी हो सकती है, दोनों कंडीशन है। हम दोनों देखा, एनर्जी कैन बी इवॉल्व और एनर्जी कैन बी रिलीज। अब वो जो एनर्जी की जो फॉर्म्स होती हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। द एनर्जी फॉर्म्स कैन बी हीट एनर्जी के फॉर्म में हो सकती है, लाइट एनर्जी के फॉर्म में हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है। मतलब वही वाली बातें, ये तीनों चीज़ें आपको रिएक्शन में चाहिए भी हो सकती हैं और आपकी निकल भी सकती हैं। आपने पीछे तीनों रिएक्शंस को देखा है कि ये तीनों जो कंडीशंस थी आपको चाहिए थी। याद करिए जब आप रिएक्शंस देख रहे थे अपने पीछे वाले डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, तब आपको ये सब रिएक्शन चाहिए थी ना। हीट, जब आप हीट इस्तेमाल कर रहे थे थर्मल डिसोसिएशन हो रहा था, लाइट इस्तेमाल कर रहे थे तो फोटोकेमिकल हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे थे तो आपका इलेक्ट्रोलिटिकल आपका वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा था, है ना। तो आपको मालूम है कि ये आप देख चुके हैं, है ना। हीट में तो आपने दोनों देखा था, थर्मल डिकम्पोजिशन भी और थर्मल डिसोसिएशन भी। तो उस जगह पे आपने क्या करी, एनर्जी ली। ऐसा भी तो हो सकता है एनर्जी आप देंगे, ठीक है, रिलीज़ भी करेंगे, तो वो चीज़ें आपको देनी पड़ती है कि हाउ द एनर्जीज आर रिलीज, इन दीज एनर्जीज आर रिलीज और एब्जॉर्ब। तो उसके बेसिस पर जो थे दो रिएक्शन डिसाइड करे गए, एक था एक्सोथर्मिक और वन वॉज एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ लेट्स फोकस ऑन दीज रिएक्शंस। और एक्सोथर्मिक का मतलब होता है
आपको हीट जो है इवॉल्व होती है, ठीक है। इस रिएक्शन में हीट क्या है, इवॉल्व होगी। और ये रिएक्शंस जो होते हैं इनको हम दिखा देते हैं, आप समझ लीजिए, ठीक है। वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट जो है एनर्जी आपकी वो एवोल्यूशन होता है या निकलती हैं आपकी। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जब भी आप रिएक्शन देखेंगे उसमें आपको इस तरह का प्लस साइन डेल्टा में लिखा होता है, या तो ऐसे बना हो या प्लस डेल्टा टी बना हो, है ना, या एनर्जीज़ के फॉर्म में। एक्चुअली होता क्या है कि ये एक्सोथर्मिक एनर्जी जो होती हैं इसमें आपको, ये रिएक्शंस में आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। रिएक्टेंट्स जो होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के पास ही ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो अपनी एनर्जी को निकाल देते हैं हीट के फॉर्म पर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात होती है। और आपके पास ये एब्रीवेशंस रिएक्शन में लगे होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल दे देते हैं। सपोज़ करो हमें कोई रिएक्शन टीचर ने दिया रखा है जहाँ पे वो आपका एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी है और आपको ये अमोनिया गैस निकल रही है, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ बैलेंसिंग लगा लेते हैं, ट्रायंगल लगा लेते हैं। ये देखो, ये रिएक्शन ऐसा है जहाँ थोड़ी सी आपको एनर्जी या हीट की ज़रूरत भी होती है। क्लास 10th में आप इसका डिटेल पढ़ेंगे। बहुत सी और कंडीशन है, ये तो बहुत कम लिखा है। और इस कंडीशन में एक्सोथर्मिक यूँ है क्योंकि इस रिएक्शन में हीट क्या है, रिलीज़। आप यहाँ से देखेंगे प्लस अगर डेल्टा टी लगा हुआ है, ऐसा लगा होगा, टीचर ने प्लस खाली डेल्टा लगाया हो या प्लस हीट एनर्जी लिखी हो या कोई वैल्यू लिखी हो जूल्स में, तो आप समझ लीजिएगा कि वो रिएक्शंस किस में आएंगे, आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट होता है एक्सोथर्मिक का। एंड वन मोर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने यहाँ दोनों बातें लिख दी हैं। और एक बात ज़रूरी, इसमें कोई शोर शॉर्ट नहीं होता कि रिएक्शन ना रिवर्सिबल हो। इरिवर्सिबल रिएक्शन भी आ सकता है। बस आपकी पहचान सिर्फ ये है, ट्रायंगल टी लिखा हो प्लस करके, या प्लस हीट लिखा हो, या कुछ और जूल्स में कैलोरीज में वैल्यूज़ गिवन हो, तो वो कंडीशन हो जाती है आपकी एक्सोथर्मिक की, ठीक है। क्योंकि हीट इसमें इवॉल्व होती है, ठीक। मेरी बात समझ में आ रही है। और इसमें क्या कंडीशन होती है ना, एक्चुअली होता क्या है ये थोड़ा सा ध्यान दे देना। प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है वो हमेशा लेस होती है। मैं ई लिख देती हूँ, ई से इंडिकेट कर लेती हूँ। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो भारी हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वो इसीलिए उसमें से एनर्जी जो है वो निकल जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ लेट्स कम टू एंडोथर्मिक। नाउ आई हैव रिटन द डेफिनेशन कि एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी होता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं कि वहाँ पे आपने प्लस साइन लिया था, या माइनस के साथ ट्रायंगल हो जाए, या माइनस के साथ डेल्टा टी हो जाए, या माइनस के साथ हीट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो रिएक्शन जो हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। जैसे यहाँ पे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स कम थी और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा था, यहाँ उल्टा होगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी मोर कंपैरिजन टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, बुक्स में नहीं दिया रखा है लेकिन आप इसे लिख लीजिएगा। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो होता है यहाँ पे एंडोथर्मिक में वो ज़्यादा हो जाती है कंपैरिजन टू एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। एक रिएक्शन देख लेते हैं जिसमें आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना मांग रही हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे कि हमने लिखा है N2 प्लस O2, रिएक्शन लिख देती हूँ। ना द रिएक्शन आई हैव रिटन एंड यू कैन सी, देखो मैंने माइनस ट्रायंगल टी लगा रखा है जो हीट का सिंबल होता है। ये रिएक्शन में भी बिल्कुल ध्यान देना कि ये कोई वो नहीं है कि ऊपर हीट ना लगी हो, हीट लगी भी हो सकती है, हीट नहीं भी लगी हो सकती है। रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकता है, रिएक्शन इरिवर्सिबल भी हो सकता है। मैं आपको इरिवर्सिबल, ये तो मेरा रिएक्शन इरिवर्सिबल है क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं हो रहे, लेकिन आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन भी है। नाउ यू कैन सी इट इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और देखो ट्रायंगल यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो आप थोड़ा मेन इससे फोकस करिएगा और इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देखिए। यहाँ देखिए क्या लगाया हुआ है, ठीक है। वी हैव अदर रिएक्शंस ऑल्सो, क्योंकि एनर्जी चेंज में देखो कुछ भी हो सकता है। हमने अभी तो हीट के टर्म्स में देखा, क्या लाइट के टर्म में नहीं हो सकती थी? तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हमने देखी हुई है ना। हम फिर भी एक बार आपको दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। सो फोटोकेमिकल रिएक्शंस पे भी देख लेते हैं। आपको मालूम है ये वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी होती है ना। यहाँ पे रिएक्शन लाइट लेते हैं आप। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन तो आपने बायोलॉजी में पढ़ी हुई है, जहाँ आपको मालूम है कि CO2 वाटर से रिएक्ट करता है और प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं, वाटर भी निकलता है, और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सनलाइट क्या होगी, अब लाइट है, अब लाइट में कुछ भी लाइट हो सकती है, सनलाइट लिखा हो, डायरेक्ट लाइट हो, डिफ्यूज़ लाइट हो, है ना। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है सनलाइट पर। सनलाइट में दो कंडीशन चलती हैं, एक तो आपकी डायरेक्ट सनलाइट, कुछ भी लिखा हो रिएक्शन में, और एक होता है
डिफ्यूज्ड। अब इन दोनों में डिफ्यूज़ लाइट या डिफ्यूज़ सनलाइट, इसमें क्या मतलब है? देखो, डायरेक्ट सनलाइट में रिएक्शन जो होते हैं वो जैसे डायरेक्ट पड़ेगी तो रिएक्शन बहुत जो है वो आपके फास्ट होंगे, वायलेंट हो जाएंगे, एक्सप्लोसिव भी हो सकते हैं। और डिफ्यूज़ में रिएक्शन थोड़े स्लो चलते हैं, क्योंकि जो लाइट होती है वो कंप्लीट नहीं मिलती है, इंस्टॉलमेंट में कह सकते हो मिलती है आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा बातें याद रखनी, इससे कोई मैटर नहीं पड़ता क्या लिखा हो क्या नहीं लिखा हो, लेकिन ये चीज़ें। इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था कि जो सिल्वर के सॉल्ट्स होते हैं वो हमेशा हम डार्क कलर बॉटल्स में रखते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि वाई द सिल्वर सॉल्ट्स आर केप्ट इन डार्क, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई सिल्वर सॉल्ट्स केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। या इसके बदले टीचर कोई सॉल्ट दे दे सिल्वर का, सिल्वर नाइट्रेट लिख दे, सिल्वर क्लोराइड लिख दे, कुछ भी लिख दे, यहाँ सिल्वर सॉल्ट के बदले किसी भी सिल्वर का कोई भी तुम्हें सॉल्ट का नाम दे दें, सिल्वर नाइट्रेट दे दे सिल्वर का, कहा क्यों उसको डार्क कलर बॉटल में? तो आपको यहाँ बात बतानी पड़ेगी कि दैट सिल्वर सॉल्ट्स ऑलवेज गो फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये वर्ड लिखना पड़ेगा, एंड इट गोज फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन इन विच देर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी टेक्स प्लेस। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है कि सिल्वर सॉल्ट्स ऑलवेज गो फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन, द रिएक्शन दैट प्रोसीड्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, सो इट्स रिएक्ट्स विद लाइट। बस इतना सा लिख के आप अपना कंप्लीट आपका आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का आंसर है जो आपको यू कैन राइट डाउन। राइट, नाउ वील गो फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस ऑल्सो, ये भी हम कर चुके हैं पीछे, डिकम्पोज। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। रिएक्शन हुई है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है, या आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है, बिना उसके काम नहीं होता। हम इसका बहुत बार एग्जांपल देख चुके हैं, जैसे आपने वाटर लिया था, एक इलेक्ट्रिक करंट के, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और आपको 2 गैसेस मिली थी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बैलेंस आप करना जानते हैं। या फिर आपने कोई और रिएक्शन लिया, NaCl, जो रिवर्सिबल, देखो इसमें भी वही वाली बात है, रिएक्शन इरिवर्सिबल भी हो सकता है, रिवर्सिबल भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपका। आपको बस इतना ध्यान देना है कि एरो के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट लिखा होगा। ठीक है, ये ब्रेक होगा, रिस्पेक्टिव आयंस आपको, सॉरी Cl माइनस आपको ये आयंस दे देंगे। ये बेसिकली आयंस हैं। आयंस क्यों कहे गए? क्योंकि इन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अगर होता है तो उन्हें आयंस बोलते हैं। ठीक है, दिस वे यू कैन हैव ये रिएक्शन। एक्चुअली हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, आप ये इलेक्ट्रोलिसिस में हम बहुत यूज़ करते हैं, और कैथोड एनोड वहाँ पर होता है, वहाँ पर ये चले जाते हैं रिएक्शन, तो वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल फॉर्म। ठीक है, now we are on the end of our lesson. We have completed everything in this lesson, nothing is left. मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, सारे रिएक्शंस को बता दिया है, रूल्स बता दिए हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू आइडेंटिफाई द रिएक्शंस, हाउ टू मीन्स बैलेंस द रिएक्शन, एवरीथिंग इज आई हैव गिवन यू। नाउ व्हाट यू हैव टू लर्न, देखो इसमें जितने भी तुमने पॉइंट्स पढ़े हैं, चाहे कोई भी रिएक्शन दिया रखा हो, चाहे फोटो वेदर इट वॉज फोटोकेमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और डबल डिकम्पोजिशन XYZ, सो इन दैट केस यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न ऑल द डेफिनेशन प्लीज़। वो डेफिनेशंस डिफरेंसेस में, फिल इन द ब्लैंक्स में, मैथ द टेबल में कहीं पर भी आ सकती है। सेकेंड थिंग, दिस रिएक्शन कंटेन्स प्लेंटी ऑफ, दिस चैप्टर कंटेन्स प्लेंटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यू हैव टू लर्न द केमिकल रिएक्शंस, एंड द रिएक्शन विदाउट बैलेंस्ड इज नॉट completed, so the reaction should be balanced also, right? If you are writing the reaction but it is unbalanced, you will get 0. So it's very important the reactions whatever you are writing should be balanced. और थर्ड पार्ट होता है कि आपको, मैंने यहाँ लिखा हुआ है reactions will be given to you, then they will ask you what type of chemical reaction they are. मैंने ये लिखा हुआ है जैसे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, मैं आपको एक बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एग्ज़ाम के पेपर में आपको ये रिएक्शन लिख के आएगी, अब आपसे पूछा जाएगा ये कौन सी ये रिएक्शन किस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है, तो इन व्हाट यू विल राइट डाउन, यू विल राइट डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, तो आप सीधे इसका नाम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कंडीशन होती है, आपको रिएक्शंस गिवन होगी, आपको नाम लिखना होगा। कभी कभार क्या होता है, नाम लिखा होता है, आपसे कहा जाएगा कि गिव वन बैलेंस इक्वेशन टू प्रूव द रिएक्शन इज कमिंग इन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन और इन डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है कि आपको कहा जाए कि एक रिएक्शन हमको लिख के दीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के लिए, या एक रिएक्शन हमको लिख के दीजिए फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, ये रिएक्शन उठा के लिख देंगे जो आपको याद होगी, लेकिन शर्त यही है इट शुड बी बैलेंस। सो दिस इज द पैटर्न विच यू, हाउ यू हैव टू लर्न दिस चैप्टर। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्यू ऑफ द पोर्शन इज़ कमिंग इन योर क्लास 10th ऑल्सो। इसीलिए ये जो आपने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री और ये वाला जो सेकेंड चैप्टर आपने पढ़ा है,
ये दोनों चैप्टर आपके बोर्ड के लिए 9th का हो या 10th का हो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ डोंट लीव एनीथिंग इन दीज चैप्टर्स। बहुत स्कोरिंग है, फिक्स नंबर मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप इसको ज़रूर याद करिए। एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी कुछ कुछ हमने आपको बताया है कि कैसे क्वेश्चन बीच बीच में जब मैंने वीडियो में पढ़ाया है तो मैंने आपको बताया है कि किस किस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। सो प्लीज़ फोकस ऑन इट, मेक प्रॉपर नोट्स एंड कंप्लीट योर कॉपीज़। एंड द नोट्स, ये जो हम वीडियो बनाते हैं इसकी नोट्स आप रफ कॉपी में अपना एक अलग केमिस्ट्री का रजिस्टर बना लीजिए, उसमें करिए।